लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। ये क्या हो गया, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो? अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ, पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है।
अरे, कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दी। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है।
उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यही करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है, सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही है। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे, तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी, आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ, तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ओह, ये तो जाएगी नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी,
आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।
कांता बहन की दो बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती, प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है, आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हव्वा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए, रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ,
दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द पेट दर्द के मारे मर रही हूं मैं। अरे दीदी क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ। कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मुग्धा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी न किसी काम को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना दे। मुग्धा चाय लेकर आती है। ये लीजिए, और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस चाय पीने का मन था, जाओ तुम दूसरा काम करो। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा मुग्धा को आवाज लगाती है। अरे बहू रे, आओ बहू, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है। इसी तरह मुग्धा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बताकर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती। कभी चाय, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूध, हर समय खाने को चाहिए, और उसके लिए अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाने। परेशान किया हुआ है इन्होंने। सास की जबरदस्ती परेशान करने की आदतों से दुखी मुग्धा एक शाम सचिन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है। सुनो जी, मम्मी जी की ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की फरमाइशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूरे दिन में 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहू ये बना दे, बहुरी वो बना दे। अरे इनकी फरमाइशें चलती ही रहती है। अरे मुग्धा, माँ खाने की शौकीन है, पर उम्र हो चली है, खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुमसे बोलती है। अरे तो शौक भी उम्र देख कर रखने चाहिए ना। समझ में नहीं आता, हर समय फेविकॉल का जोड़ लगाए सोफे से चिपके बैठी रहती है। इतना सब डाइजेस्ट कैसे हो जाता है उन्हें? अरे तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं उसे नफरत नहीं करती जी, बस परेशान हूँ। जहां मुग्धा अपने पति से ये सब बोल रही होती है, वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही होती है और अगली दोपहर रसोई में मुग्धा के पास जाती है। बहू, आज ना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है। तू चाय बना दो, मुझे बहुत पसंद है। अरे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा बना ले, और हाँ, जितना मसाला बातों में मिलाकर पति को सुनाती हो ना, सब्जी में भी वैसे ही डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा। सास की बात सुनकर मुग्धा हैरान रह जाती है। मतलब अब पूरा समय मुझ पर हुक्म चलाने के साथ बंद कमरे में हुई पति पत्नी की बीच की बातें भी सुनती है? अरे बात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिक्कत है? ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अरे अब तो हद पार हो गई, इस तरह से तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मुग्धा सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें सास का जन्मदिन आता है। मुग्धा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करती है। मम्मी, आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना, कभी सचिन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है, पर इस मोबाइल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप। मोबाइल देख सासू माँ खुश हो जाती है, पर उसे इस्तेमाल करना तो आता नहीं,
इसलिए साइड में रख देती है, जिसे देख मुग्धा घर का सारा काम छोड़ मोबाइल सेट कर सास को इस्तेमाल करना सिखाने लगती है, जिसके बाद अब सास पूरा समय मोबाइल में ही लगी रहती है। हाय, जब से मम्मी को मोबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांति आई है। अच्छा है, इसी तरह बिजी रहे तो मैं भी सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अब मुग्धा जब मन करे काम करना, जैसा चाहे वैसा खाना बनाकर खाना, पूरा समय रिलैक्स और खुश रहने लगती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत चहक रही हो। अरे मम्मी जी से छुटकारा जो मिला है, अब ना फरमाइशें ना छुप छुप कर बातें सुनना। अच्छा, तो मोबाइल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब मोबाइल पर लगी सास फरमाइशों की जगह सवालों के लिए बहू को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अरे बहू सुन तो, देख जरा किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा। रिचार्ज खत्म हो गया है, पर अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने कल तेरी कनाडा वाली मौसी सास से 3 घंटे बात की थी ना। क्या? इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचार्ज पड़ रहा है। इसके बाद तो जैसे मुग्धा के दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सास के पास उनके मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी ही बन जाती है। अरे मुग्धा, ये मोबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शक्ल क्यों दिखने लगी, और ये तो हिल भी रही है। मम्मी, ये गूगल डुओ का वीडियो कॉल है, इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शक्ल भी देख सकती हो। अच्छा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए पहले नहीं बताया। इसी बीच सचिन भी वहां आ जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। क्यों, सास बहू में क्या गपशप चल रही है? इसे गपशप नहीं, दिमाग का दही होना बोलते हैं। पर तुम तो मम्मी को मोबाइल देकर बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला। अब घर के टंटे खत्म हुए तो मोबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आखिर तुमने मोबाइल अपने फायदे के लिए ही तो दिया है, तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फुंथरू रहेगा तुम्हारी लाइफ में प्राइवेसी और सुकून रहेंगे। कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं। अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मोबाइल किस मकसद से दिया गया है, भूलो मत। इससे पहले मैं बातें ही सुनती थी। सास की ये बात सुनकर मुग्धा शॉक में और सचिन हंसता रह जाता है। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है, बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ, लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना, किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी।
हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना। हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई। किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या? क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे। कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं? ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं? हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो। मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया।
अरे जरा देखो तो दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर खाली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी?
दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप इसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा? बता ना क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफ़ो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को।
बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।